Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। MCQ है अपना। A patient is under medication of terbutaline for bronchitis। ठीक है, ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है और उसको मेडिकेशन दी जा रही है किसकी, टर्बुटालिन की। द नर्स शुड सजेस्ट द पेशेंट टू टेक द मेडिकेशन विद कॉशन। नर्स सजेस्ट कर रही है पेशेंट को कि आपको मेडिकेशन को थोड़ा कॉशनी, आपको थोड़ा यूज करना है। इफ ही हैज़ मेडिकल हिस्ट्री ऑफ, अगर आपको इसकी मेडिकल हिस्ट्री है तो। ठीक है, ऑप्शंस में कुछ मेडिकल हिस्ट्री दी गई है, उनमें से कौन सी मेडिकल हिस्ट्री अगर होगी पेशेंट में तो टर्बुटालिन को जो है वो कॉशनली हमें यूज में लेना होगा। प्रिकॉशंस हमें लेने होंगे उसके कि भाई हाँ ये है तो हमें थोड़ा ध्यान से लेना होगा। डायबिटिक मेलिटस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या रहेगा अपना आंसर? तो देखिए, तो टर्बुटालिन जो होती है ये क्या काम करती है। सबसे पहला एमसीक्यू, टर्बुटालिन हम देते क्यों हैं ब्रोंकाइटिस के अंदर, तो ये करती क्या है, ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करती है। ठीक है, एमसीक्यू बनता है इसका, ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करती है। अब इससे होगा क्या, तो जब हम टर्बुटालिन लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ा देगी। तो अगर हिस्ट्री में क्या हो, उसको डायबिटिक मेलिटस हो, तो क्या होगा, इसको थोड़ा कॉशनली इसको यूज में लेना होगा, क्योंकि ये भी क्या कर रही है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाती है। और डायबिटीज में भी क्या होता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। इसलिए इस कंडीशंस के अंदर इस टर्बुटालिन को जो है वो क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, फिर आपको थोड़ा प्रिकॉशंस के साथ में इसको लेना चाहिए। इसके अलावा देखो और इससे क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं टर्बुटालिन से। तो सबसे पहले तो क्या हो गया एमसीक्यू, भाई ब्रोंकोडायलेटर है। दूसरा, किसमें काम में ले सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। तो अस्थमा के अंदर क्या होता है, ब्रोंको स्पाज्म होता है। तो अस्थमा के अंदर देखो साउंड देखने को मिलना हमको कौन सा, वीजिंग। ये किसकी वजह से होता है, ब्रोंको स्पाज्म की वजह से, एयरवे नेरोविंग की वजह से। तो ये क्या करता है, ब्रोंको डायलेटर कर देगा, तो अस्थमा के अंदर काफी इफेक्टिव रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। थर्ड वन इससे एमसीक्यू मिलता है, क्या मिलता है कि ये किस प्रकार का है, ये इसका टोकोलाइटिक एक्शन भी होता है। ठीक है, टोकोलाइटिक एक्शन से आप क्या समझ सकते हो कि ये क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शंस को इनहिबिट करता है। तो टोकोलाइटिक ड्रग्स का मतलब क्या होता है, मेडिकेशन यूज्ड फॉर स्लो अप द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। इसलिए अगर किसी के प्री टर्म डिलीवरी होने की चांसेस रहती है तो उस कंडीशन में अपन उसको टोकोलाइटिक ड्रग देते हैं, ताकि वो उसका थोड़ा टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाए और अपन आराम से टर्म के पास में बच्चे को ले जाएं। तो एज ए टोकोलाइटिक ड्रग की तरह ये काम में लेती है। ये कुछ एमसीक्यूज थे अपने किसके, टर्बुटालिन से। और क्या एमसीक्यू बन सकता है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेट किस में रहेगा। तो देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेट रखना है हमें, तो टोकोलाइटिक तो ये होती है, बट ये क्या करना है, प्रेगनेंसी के अंदर बिफोर 20 वीक इसको हमें क्या करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेट रखना है। ठीक है, बिफोर 20 वीक हमें क्या करना है, इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट रखना चाहिए। ठीक है, ये कुछ इफेक्ट्स डाल सकती है मेटरनल, जिससे कि भी प्रॉब्लम हो जाए। उसके बाद में देखिए क्यों रखना चाहिए, यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले क्यों रखना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, देखो मैटरनल कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। वैसे भी प्रेगनेंसी के अंदर कुछ हमारे बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिससे थोड़ा ऑलरेडी कार्डियोवैस्कुलर हमें सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और ये इस ड्रग से भी और आगे इफेक्ट पड़ सकता है। तो बिफोर 20 वीक हमें क्या करना है, इसको यूज में नहीं लेना चाहिए। इसके नॉर्मली साइड इफेक्ट्स की मैं बात करूं तो क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं इससे। टेकिकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, डिस्निया हो सकता है, नर्वसनेस, एंजाइटी वगैरह आ जाए उसको। ठीक है, और ये क्या कॉज करता है, हाइपर ग्लाइसीमिया।
जैसे हाइपरग्लाइसीमिया का तो आपको एमसीक्यू बनाई है, तो बाकी के साइड इफेक्ट से भी एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, जो भी मैं यहाँ पे एमसीक्यू सोल्व करवाता हूँ वो सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं, और उनसे आगे क्या एमसीक्यू बन सकते हैं ये अपन कोशिश करते हैं अपन मैक्सिमम, कि भाई आगे इस टॉपिक में से अगर एमसीक्यू बनेगा तो इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कंप्लीटली डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। इसके बाद में देखिए एंटीडोट क्या दोगे यहाँ पे, एंटीडोट क्या दोगे, एंटीडोट में अपन क्या देंगे, प्रोप्रानोलोन। ठीक है, मेनली अगर ये टेकिकार्डिया टाइप के सिम्टम्स, हाइपोटेंशन वगैरह इस प्रकार के अगर सिम्टम, मेनली इस पे क्या सिम्टम आता है, टेकिकार्डिया हो जाता है पेशेंट। ठीक है, तो आप क्या दे सकते हो, प्रोप्रानोलोन दे सकते हो पेशेंट को। ठीक है, एक्ट एज ए इसके ये एंटीडोट के हिसाब से काम करता है। ठीक है, या फिर बीटा एडनर्जिक, एंटागोनिस्ट। तो अपना आंसर क्या रहेगा इसका, डायबिटिक मेलिटस अपना आंसर रहेगा करेक्ट। ऑस्टियोआर्थराइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, इससे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, अगर यहाँ पे आपका कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के रिलेटेड प्रॉब्लम होती तो अपना वो भी आंसर अपना करेक्ट जाता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू। अच्छा, आपसे अगर एक एमसीक्यू और पूछ लिया जाए इस एमसीक्यू के कि कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, तो कॉमन साइड इफेक्ट होता है इसका क्या, टेकीकार्डिया। तो कॉमन साइड इफेक्ट में क्या आता है, टेकीकार्डिया, ये भी ध्यान में रखना। इसलिए अपन क्या देंगे यहाँ पे, प्रॉपर नर्व अपन यहाँ पे दे सकते हैं। The physician prescribe a medical regimen of isoniazid, rifampicin and vitamin B6 for tuberculosis client। ठीक है, फिजिशियन प्रिस्क्राइब कर रहा है क्या, मेडिकल रिजिमेंट का एक थोड़ा यहाँ पे मिक्स ड्रग्स यहाँ पे उसको प्रोवाइड कर रहा था। आइसोनियाजिड दे रहा है एक तो, रिफाम्पिसिन दे रहा है, और विटामिन B6 उसको पेशेंट को प्रोवाइड करवा रहा है। पेशेंट किसका है, ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है। द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट दैट B6 इज गिवन बिकॉज, B6 हम क्यों देते हैं यहाँ पे इन कॉम्बिनेशन के साथ में, B6 देना क्यों जरूरी है। बेसिक सा एमसीक्यू है, मगर पूछा रहता है, ज्यादा ज्यादा बार पूछा रहता है। तो देखिए B6 क्या करेगा, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ आइसोनियाजिड, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ रिफाम्पिसिन, या फिर इंप्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस, या फिर रिड्यूस पेरिफेरल न्यूरोपैथी। B6 क्या करता है, तो देखिए जो विटामिन B6 होता है, जो पायरिडोक्सिन जो होता है, ठीक है, विटामिन B6 का क्या नाम होता है, पायरिडोक्सिन। ठीक है, पायरिडोक्सिन इसको हम कहते हैं। तो इसका जो रोल है वो क्या होता है, ये क्या करता है, रिड्यूस पेरिफेरल न्यूरोपैथी। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे, रिड्यूस पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाने वाली ड्रग इनमें से है कौन सी, तो ये कौन सी ड्रग करवाती है, आइसोनियाजिड। ठीक है, इसके लिए अपन क्या देते हैं, साथ में विटामिन B6 देते हैं, ताकि आइसोनियाजिड का जो साइड इफेक्ट आता है क्या आता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वो उसको क्या कर देती है, डिक्रीज कर देगी। ठीक है, इसलिए अपन यहाँ पे कॉम्बिनेशन में जब आइसोनियाजिड देते हैं तो अपन साथ में उसके विटामिन B6 हम उसको एडवाइस करते हैं पेशेंट को लेने के लिए। ठीक है, अब देखिए अगर अपनी बॉडी में पायरिडोक्सिन की कमी हो जाए, डिक्रीज पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन की कमी होने से क्या क्या साइन सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, एमसीक्यू बनता है, क्या बनता है, सबसे पहले ग्लोसाइटिस, या फिर आप कह सकते हो चाइलोसिस। इसके बाद में क्या बनता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसके बाद में क्या बनता है, वीक इम्यून सिस्टम। इसके बाद में देखते हैं क्या बनता है, तो एक प्रकार का एनीमिया होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। एग्जामिनर अगर पूछे आपको कि भाई विटामिन B6 डिफिशियंसी से किस प्रकार का एनीमिया देखने को मिलेगा आपको, तो वो मिलता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। रिस्क फैक्टर क्या है डिक्रीज होने के, डिक्रीज होने के क्या क्या यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो देख लीजिए। सबसे पहले तो अगर पेशेंट किस पे हो, आइसोनियाजिड थेरेपी पे हो, या फिर रिकमेंडेड डेली अलाउंस से वो कम यहाँ पे इनटेक कर रहा हो, या फिर रीनल फेलियर हो,
या फिर रीनल फंक्शंस क्या हो, लॉस हो पेशेंट के, ठीक है, ऑटोनोमिक डिसऑर्डर या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। नेक्स्ट इन्फ्लामेटरी वोवेल डिजीज से यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी आपको क्या देखने को मिलती है, विटामिन B6 की, ये ध्यान में रखना। और देखिए इन्फ्लामेटरी वोवेल डिजीज से एमसीक्यू बनता है, सेकंड एमसीक्यू से बनता है अल्कोहल एब्यूज से या फिर डिपेंडेंस। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं अपने किसके रिलेटेड, विटामिन B6 से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं रिकमेंडेड डेली अलाउंस की, ठीक है, आरडीए कितना रहना चाहिए विटामिन B6 का। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंस के लिए, ठीक है, अगर मेन की एज कितनी है, 14 से लेके 50 साल के बीच में है, तो आरडीए कितना रहेगा, 1.3 mg। अगर एज कितनी है इसकी, 51 ईयर प्लस है, तो रिकमेंडेड कितना रहेगा, 1.7 mg। तो ये दोनों आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करते हैं वुमन में। तो वुमेन के अंदर कितना होना चाहिए, 4 टू अगर 18 ईयर्स की है तो कितना रहेगा, 1.2 mg। 19 से लेके 50 ईयर की है तो कितना रहता है यहाँ पे, 1.3 mg। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा यहाँ से कि प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कितना यहाँ पे आरडीए रहता है विटामिन B6 का, तो ये होता है 2 mg। ये एमसीक्यू बना हुआ है, आगे भी बन सकता है, तो ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, इसलिए अपना आरडीए मैंने आपको बताया क्योंकि एमसीक्यू बना हुआ है इससे। नेक्स्ट अपना एमसीक्यू, ड्रग एंड डोज ऑफ चॉइस फॉर एडल्ट ब्रेडिकार्डिया। ड्रग कौन सी रहनी चाहिए और उसकी डोज क्या रहनी चाहिए, डोज ऑफ चॉइस रहनी चाहिए कितनी, एडल्ट ब्रेडिकार्डिया अगर हो रहा है तो वहाँ पे एट्रोपिन की डोज क्या रहनी चाहिए। इंजेक्शन एट्रोपिन 1 mg, इंजेक्शन एट्रोपिन 0.5 mg, इंजेक्शन एट्रोपिन 0.6 mg या फिर एट्रोपिन 3 mg। तो देखिए एडल्ट ब्रेडिकार्डिया में अपन ड्रग कौन से देंगे, सबसे पहले अपन बात करते हैं तो ड्रग का नाम क्या होता है, एट्रोपिन, जो आपको ऑप्शंस में पता लग गया। एट्रोपिन की बात करते हैं तो इसकी देखो सबसे पहले अगर एमसीक्यू बनेगा तो इसका एमसीक्यू बनता है क्लास से, कि क्लास कौन सी होती है एट्रोपिन की, तो वो होती है एंटी अरिथमेटिक या फिर अपन कह सकते हैं एंटी कोलिनर्जिक, ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक करना थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके यूजेस की, एमसीक्यू बनते हैं एट्रोपिन से। यूजेस की बात करते हैं तो यूज नंबर 1 क्या रहता है, डिक्रीज ओरल सिक्रेशन, एंटी कोलिनर्जिक है इसलिए एसिटाइलकोलिन के यहाँ पे अगेंस्ट काम करता है ये, ठीक है। तो जो जो फंक्शन एसिटाइलकोलिन करवाता था वो उसके अपोजिट आपको याद रखने, ठीक है। तो एंटी कोलिनर्जिक क्या क्या फंक्शन हो गया, डिक्रीज ओरल सिक्रेशन, सेकंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रही, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ साइनस ब्रेडिकार्डिया, ये जैसे आपके एमसीक्यू पूछा हुआ था एडल्ट ब्रेडिकार्डिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया दिया मतलब आपको ऐसा कुछ नहीं समझना कि भाई और किसी प्रॉब्लम पर, साइनस मतलब नॉर्मल तरीके से ब्रेडिकार्डिया हो रहा है उस पेशेंट को। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हार्ट ब्लॉक, ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक के पेशेंट को भी अपन यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंटी कोलिनेस्ट्रेज की पॉइजनिंग के अंदर। और अगर हम बात करें जीआई सिस्टम के ऊपर ये क्या इफेक्ट करता है, तो देखिए जीआई सिस्टम में करता है ड्राइनेस ऑफ माउथ, एंड कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन क्यों कोज करता है, तो देखिए कॉन्स्टिपेशन कोज करता है क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है किसकी, मोटिलिटी को, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को डिक्रीज करता है, इसलिए क्या करता है कॉन्स्टिपेशन कोज कर देता है। इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, ये तो बात हो गई किसकी, जीआई ट्रैक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के, तो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर ये क्या करता है,
यूरिनरी रिटेंशन कोज करता है, क्योंकि जो स्पिंक्चर्स होते हैं उनको ये क्या कर देता है, यहाँ पे टाइट कर देता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिलेगा, रिटेंशन देखने को मिलेगा, तो समझ जाओगे आप क्या होगा, मिक्चुरेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया अपना यूरिन ट्रैक्ट पे। और जीआई ट्रैक्ट पे ये हो गया ऊपर के कुछ अपने यहाँ पे रेस्पिरेटरी से और हार्ट से, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू बनता है किससे, कि आई से, आई पे क्या इफेक्ट डालता है ये, तो देखिए आई पे इफेक्ट डालता है, एक तो क्या कर देगा, सबसे पहले ब्लर विजन, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके यूजेस और साइड इफेक्ट दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। आप समझ जाना कौन सा साइड इफेक्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ब्लर विजन इसका यूज तो होगा नहीं, कि भाई हमें करवाना थोड़ी ब्लड विजन, साइड इफेक्ट है, ठीक है। और ये क्या करता है, देखो ग्लूकोमा कोज कर सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या ग्लूकोमा किस प्रकार से कोज करता है, क्योंकि इसका एक्ट क्या है, एक्ट एज पैसिव माइड्रियासिस, ठीक है। ये क्या करता है, प्यूपिल्स को डायलेट कर देता है, या फिर अपन यहाँ पे कर सकते हैं पैरालिसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर प्यूपिल है, ठीक है। नेक्स्ट एक आपने टर्म देखी होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोपेजिया। तो साइक्लोपेजिया क्या होता है, लॉस ऑफ एकोमोडेशन। अब ये लॉस ऑफ एकोमोडेशन किस प्रकार से करता है, ड्यू टू सीलियरी मसल्स को, यहाँ पे उसके फंक्शन क्या करता है, अल्टर करता है, अल्टर द सिलरी मसल फंक्शन, उसे आपको क्या देखने को मिलेगा, साइक्लोपेजिया। अब ये दोनों जो इफेक्ट हैं वो किस प्रकार से आते हैं, ब्लॉक ब्लॉकेज ऑफ M3 रिसेप्टर, ठीक है। तो एट्रोपिन क्या करता है, M3 रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉकेज करता है, इसलिए इसका अपना क्या जाता है, आई के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है इसकी वजह से। तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या पूछा, एज ए एडल्ट ब्रेडिकार्डिया के अंदर आपसे पूछा गया है, तो क्या आंसर रहेगा करेक्ट। तो देखिए इसका थोड़ा आंसर मैं बता रहा हूँ, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे एग्जाम में आपको ऐसे दिए गए थे, तो एग्जाम क्या इसको राइट मानता है। मगर देखिए मैं इसकी यहाँ पे एक रेंज बताना चाहूँगा आपको, कि इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 0.5 mg IV से लेके कितना कितना अपन दे सकते हैं, 1 mg तक अपन यहाँ पे इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी रिसेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट गाइडलाइन, उसके अंदर कितना यहाँ पे बताया गया है, अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन ने, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कितना बताया इसको, 1 mg। तो अपना मैं आंसर किसको मानूंगा यहाँ पे, 1 इंजेक्शन एट्रोपिन 1 mg तक अपन यहाँ पे इसको करेक्ट मानेंगे अकॉर्डिंग टू रिसेंट गाइडलाइन, ठीक है। ये लाइन ध्यान में रखना, रिसेंट गाइडलाइन। मगर आपको रेंज पूछे तो कितना होगा, 0.5 to 1 mg, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखो ऑप्शन में आप कमेंट में ऐसे मत करने लग जाना कि सर उस बुक में तो 0.5 mg दिया हुआ है, 0.5 mg करेक्ट माना, बिल्कुल करेक्ट माना है, क्योंकि रेंज यहीं से शुरू होती है, यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। मगर रिसेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पूछे अगर आपसे, तो अपने को करेक्ट क्या मानना है, अपन मान सकते हैं 1 mg। मगर कुछ बुक्स के अंदर जो है वो 0.5 mg भी करेक्ट माना जाता है, ठीक है। मैं उसके लिए बिल्कुल भी वो नहीं हूँ कि 0.5 mg यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर की भाई वो किसको करेक्ट मानता है वो यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। बट मुझे लगता है कि वो 1 mg को मानेगा, क्योंकि रिसेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 1 mg अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बताया है। तो आप वहाँ पे जाके एक बार जरूर देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर मेरी तरफ से देखो तो ये भी करेक्ट माना जाता है, ये भी माना जाता है, मगर हमें क्या करना है, आंसर देना है, तो आपको इसे करेक्ट मानना चाहिए, ठीक है। बाकी आप इसको आगे फर्दर रेफर कर सकते हो, इसीलिए मैंने इसको सोल्व करवाया है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे आंसर, यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर अपना बन जाता है। तो अब देखिए मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने क्या बताया था। तो ऐसे एमसीक्यू क्या है कि आते हुए भी गलत हो जाते हैं बच्चों के। तो देखिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ट्रीटमेंट करने के लिए
ट्रीटमेंट करने के लिए क्या आप कुछ स्टेप्स बताई थी ब्रेडिकार्डिया की, स्टेप्स क्या है? सबसे पहले एट्रोपिन देना है आपको। एट्रोपिन क्या दोगे? आईवी डोज दोगे। ये कितनी दोगे? तो देखिए फर्स्ट डोज, इसको नोट डाउन कर लेना अगर किसी के पास में नोट्स नहीं, तो फर्स्ट डोज कितनी दोगे? 1 mg बोलस। तो यही अपना एमसीक्यू था, मैंने किसको राइट माना? 1 mg बोलस को। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनेगा कि कितने टाइम से देनी है? तो रिपीट एवरी 3 to 5 मिनट। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनेगा? देखो जब भी मैं ऐसा वाला एरो लगाता हूँ तो आपको समझना है कि यहाँ से एमसीक्यू बना हुआ है या फिर बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनेगा? तो क्या बनेगा कि मैक्सिमम डोज कितनी देनी होगी? यहाँ पे 3 mg की यहाँ पे मैक्सिमम डोज देनी होगी। 3 mg में अगर ब्रेडिकार्डिया इंप्रूव नहीं होता है तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन कौन सा था? एट्रोपिन। अब देखिए सेकंड यहाँ पे आपको क्या देना पड़ सकता है? डोपामिन, या फिर आप क्या दे दो? एपिनेफ्रिन। या फिर क्या कर दो? ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग कर दो भाई पेशेंट के, अगर डोपामाइन इंप्रूव नहीं हुआ है तो। कब करना ये? इफ नॉट इम्प्रूव्ड बाय एट्रोपिन, तब आपको ये सारी स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। अब अगर एग्जामिनर आपसे एट्रोपिन का जैसे पूछा, आपसे पूछ ले कि आप डोपामिन का बताइए, तो डोपामिन का यहाँ पे कितना होगा? तो डोपामिन का जो होता है वो होगा 5 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी, ठीक है, पर केजी पर मिनट। ये रहेगा अपना डोपामिन का, ठीक है। इसको अपन यहाँ पे स्लोली अपन टेपर करते हुए अपन चलाएंगे। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ ले एपिनेफ्रिन का, देखो डाउट रहने ही नहीं चाहिए, ठीक है। एपिनेफ्रिन का क्या होता है? 2 to 10 माइक्रोग्राम पर मिनट, ठीक है। ये रहता है अपना क्या? डोपामिन का और एट्रोपिन का। नेक्स्ट देखिए एक और एमसीक्यू बनता है इसी टॉपिक से, एट्रोपिन से टॉपिक, एट्रोपिन टॉपिक अपन कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। एमसीक्यू बहुत सारे बनते हैं इससे। तो देखिए एट्रोपिन का एक यूज होता है इसके अंदर ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग में, ठीक है। ऑर्गेनो फॉस्फोरस यूजनिंग में यूज किसका होता है? एट्रोपिन का। ठीक है, एट्रोपिन पढ़ रहे हैं अपन, तो एट्रोपिन के अंदर किसका यूज होता है? ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग का। तो ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग होती कैसी? सबसे पहले तो आप ये देखिए, हाई डोज होगी ऑर्गेनो फॉस्फोरस की, तब क्या होगा? पॉइजन होगा। क्या होता है इससे? तो सबसे पहले ये क्या कि ड्रग को आपने क्या किया? इसको इनटेक किया। इनटेक करने के बाद में ये ड्रग क्या करेगी? ब्लॉक द एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम। ये किसको ब्लॉक करेगी? एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम को ये ब्लॉक करेगी। ब्लॉक करने के बाद में क्या होगा? अगर एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम अगर ब्लॉक हो जाएगा तो किसका लेवल बढ़ेगा अपनी बॉडी के अंदर? एसीएच का लेवल वो है वो क्या क्या करने लग जाएगा? इंक्रीज होने लग जाएगा। अब जब एसीएच का लेवल इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा? इंक्रीज कोलिनर्जिक एक्टिविटी। अब देखो कोलिनर्जिक की एक्टिविटी कौन बढ़ा रहा है? एसीएच बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में अपन एंटीडोट क्या दे रहे हैं? एट्रोपिन। तो एट्रोपिन क्या करता है? एसीएच की एक्टिविटी को कम करता है, ये मैंने आपको पहले समझा दिया था। तो देखिए क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे। साइन सिम्टम ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के साइन सिम्टम बात करते हैं तो सलाइवेशन, लेक्रीमेशन, यूरिनेशन, मतलब जो जो एट्रोपिन स्टॉप कर रहा था वो सारे सारे साइन किसके अंदर आ जाएंगे? इसके पॉइजनिंग के अंदर। डायरिया, एट्रोपिन क्या करवा रहा था? कॉन्स्टिपेशन कोज कर रहा था, मैंने आपको बताया था। और क्या करवाया था?
वॉमिटिंग कोज करवा देगा। एट्रोपिन क्या करता है, मोटिलिटी डिक्रीज करता है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग क्या करता है, एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा तो एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, मोटिलिटी को बढ़ा देगा। और क्या होगा साथ साथ में, वीकनेस। और क्या देखने को मिलेगा, टेकीपनिया या फिर टेकीकार्डिया। और क्या देखने को मिलेगा आपको, पैरालिसिस। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा आपको, स्लाइड स्पीच या फिर एटेक्सिया। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं किसके, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के लिए। अब हमें क्या करना है, इसका मैनेजमेंट करना है। तो मैनेजमेंट करोगे तो यहाँ पे देखो ड्रग ऑफ चॉइस बोल दो या फिर बोल दो क्या, एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन। एंटीडोट क्या होगा इसका, तो एंटीडोट कौन सा होता है, एट्रोपिन। अब यहाँ से एमसीक्यू बनता है कि इसकी डोज क्या रहेगी। अगेन मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू रिसेंट गाइडलाइन क्या डोज रहेगी यहाँ पे अपनी, 1 to 2 mg IV बोलस। बट फर्स्ट आपको कहाँ से शुरू करना है, 1 mg IV बोलस से आपको शुरू करना है। और आपको कैसे देना, IV रूट से अपन इसको प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद में अगर हमारे पास में एट्रोपिन एट द प्रेजेंट हमारे पास में नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आप क्या यूज में ले सकते हो, प्रालीडोक्सिम। तो प्रालीडोक्सिम क्या काम करता है, ये करता है रिप्लेस द एसिटाइल कोलिनेस्टेज। ठीक है, रिप्लेस कर देगा एसिटाइल कोलिनेस्टेज को। तो क्या होगा, ये सारे साइन एंड सिम्टम आपके पास में आएंगे नहीं। तो आएंगे नहीं तो इसकी डोज क्या रहेगी, 1 to 2 ग्राम इन 100 to 150 ml ऑफ 0.9% नॉर्मल सेलाइन। तो ये एमसीक्यू भी आपके एग्जाम में बन सकता है, ध्यान में रखना। अब मैं बात करना चाहूंगा कि यहाँ पे तो क्या हो गया, एट्रोपिन को हमने क्या बनाया, एंटीडोट बनाया। बट अगर एग्जाम में एमसीक्यू आ जाए कि भाई एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी हो गई, एट्रोपिन की क्या हो गई, टॉक्सिसिटी होगी, तो आप यहाँ पे एंटीडोट क्या दोगे, तो एट्रोपिन टॉक्सिसिटी के एंटीडोट क्या होता है, फाइजोस्टिग्माइन। ये किस प्रकार का, क्या नेचर का होता है, एक्ट एज पैरासिम्पेथो मिमेटिक एजेंट। तो पैरासिम्पेथेटो मिमेटिक एजेंट की तरह काम करता है। तो ये किसकी, जो क्या काम करेगा, सबसे पहले उसका एक्शन क्या होगा, मायोटिक। मायोटिक एक्शन होने की वजह से इसको हम किस में ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के अंदर भी काम में ले सकते हैं। क्योंकि एट्रोपिन क्या करता था, माइड्रेसिस करता है, डी से डायलेट, डी से माइड्रेसिस। ठीक है, माइड्रेसिस की स्पेलिंग में डी आ रहा है तो डी से आपको क्या समझना, डायलेशन। डायलेशन कौन करवाता है, एट्रोपिन। तो इसके अगेंस्ट कौन सी ड्रग होती है, मायोटिक। मायोटिक में क्या होता है, डायलेशन नहीं होता है। डायलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ग्लूकोमा के एंगल खुल जाएंगे और जो अंदर जो विट्रस ह्यूमर वगैरह जो फ्लूइड बढ़ रहा था या फिर जो ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ग्लूकोमा के अंदर भी ये काम में आता है अपना पाइजोस्टिग्माइन। इसके साथ में क्या होता है, एट्रोपिन के एंटीडोट में भी काम में आता है। नेक्स्ट इसका यूज कहाँ आता है, TCA ड्रग पॉइजनिंग के अंदर भी इस फिजियोस्टिग्माइन को काम में लेते हैं। ठीक है, आपको मैं आज बहुत सारे एमसीक्यू समझाने वाला हूँ इसी एट्रोपिन से। बहुत सारे समझा दिए मैंने, मोर देन 50 एमसीक्यूज मैंने आपको एट्रोपिन एट्रोपिन टॉपिक से मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की पॉइजनिंग हो तब भी इसको हम काम में दे सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव, अगर किसी पेशेंट में पोस्ट ऑपरेटिव ओवर शेडेशन हो, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव उसको ज़्यादा ज़्यादा शेडेशन हो रहा है तो उसके अंदर भी अपन ये ड्रग काम में ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट एंड फाइनल एमसीक्यू इस टॉपिक से कि फाइसोस्टिग्माइन की यहाँ पे अपन डोज क्या रखेंगे, अगर एट्रोपिन टॉक्सिसिटी होती है तो यहाँ पे अपन डोज रखेंगे 1 to 4 mg। ठीक है, ये अपना क्या रहेगा, फाइनल एमसीक्यू रहेगा इस टॉपिक का। एट्रोपिन टॉपिक कंप्लीट करवा दिया मैंने, ऑर्गेनोफॉस्फोरस टॉपिक कंप्लीट करवा दिया मैंने, फाइसोस्टिग्माइन टॉपिक कंप्लीट करवा दिया मैंने। ठीक है, ग्लूकोमा भी मैंने आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, बहुत सारे एमसीक्यूज हमने यहाँ पे सोल्व कर लिए हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यू है अपना, द डिस्कलरेशन दैट अपीयर्स इन द डिपेंडेंट एरिया ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ इज कॉल्ड, ठीक है। डिस्कलरेशन हो जाना बॉडी के डिपेंडेंट एरियाज का आफ्टर डेथ, इसे हम क्या कहते हैं? एल्गर मोर्टिस, लीवर मोर्टिस, स्टिफ मोर्टिस या फिर राइगर मोर्टिस। क्या रहेगा आंसर? तो देखिए, जब डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद में बॉडी का क्या होता है? डीकम्पोजिशन। डेथ होने के बाद में बॉडी का क्या होता है? डीकम्पोजिशन होता है। इस डीकम्पोजिशन होने की भी क्या होती है, कुछ स्टेजेज होती है जो कि कितने ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट होती है? 24 टू 48 हार्स के अंदर अंदर। तो इस डीकम्पोजिशन की स्टेजेस के लिए अपन क्या, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, फोरेंसिक स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको डेथ का एक्चुअल टाइम जानने में आसानी होती है, क्योंकि इसकी क्या बना दी हमने? स्टेजेस बना दी। तो इसकी स्टेज कितनी होती है? 3 स्टेज यहाँ पे मेनली देखी जाती है। तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? लीवर मोर्टिस। सेकंड स्टेज कौन सी होती है? एल्गर मोर्टिस। एंड थर्ड होती है कौन सी? राइगर मोर्टिस। ठीक है, ये 3 स्टेज होती हैं। इसके जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट होता है वो उन तीनों स्टेज को, टाइमिंग होता है इनका, तो वो तभी बता पाते हैं भाई डेथ हुए हुए भी 8 आवर्स हो गए, डेथ हुए 24 आवर्स हो गए। तो इसी स्टेजेस की बेसिस पे वो लोग बताते हैं। तो अब देखिए इसका आंसर क्या जाएगा कि यहाँ पे क्या बताया गया है? बॉडी का डिस्कलरेशन हो जाना, ये कौन सी स्टेज में होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, लेवर मोर्टिस के अंदर। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है? फर्स्ट स्टेज कौन सी है? लीवर मोर्टिस। और यहाँ पे क्या हो जाता है? स्किन का यहाँ पे जो भी डिपेंडेंट पार्ट रहते हैं, वहाँ पे उनका क्या हो जाता है? डिस्कलरेशन होता है। पार्ट कैसे हो जाते हैं? डार्क कलर के हो जाते हैं यहाँ पे पार्ट, इसलिए इसको क्या बोला गया? लीवर मोर्टिस। इसके बाद में देखिए सेकंड कौन सा होता है? एल्गर मोर्टिस। तो जो एल्गर मोर्टिस होता है, एल्गर मोर्टिस का मतलब क्या होता है? कूलनेस, कूलनेस ऑफ डेथ। डेथ के बाद में बॉडी का क्या हो जाता है? सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है। सर्कुलेशन स्टॉप होने की वजह से बॉडी कैसे हो जाएगी? कूल हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? अभी पेशेंट किस में है? अभी जो डेड बॉडी किस में है? एल्गर मोर्टिस की स्टेज के अंदर है। तो ये कुछ 30 टू 60 मिनट से लेके कुछ हार्स तक ये देखी जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? एल्गर मोर्टिस। तो कूलनेस अगर आपको पूछे तो आपका आंसर क्या जाएगा? एल्गर मोर्टिस। एंड यहाँ पे डिस्कलरेशन पैलनेस अगर आपको पूछे तो क्या आंसर जाएगा? लीवर मोर्टिस। लास्ट में क्या बचता है? राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस को अपन क्या बोलते हैं? स्टिफनेस ऑफ डेथ। डेथ का स्टिफनेस को हम क्या बोलते हैं? राइगर मोर्टिस। तो यहाँ पे स्टिफनेस के बारे में आपसे नहीं पूछा गया है, कूलनेस के बारे में भी नहीं पूछा गया है, तो किसके बारे में पूछा गया है? डिस्कलरेशन के बारे में। तो ठीक है, एक बार मैं ये इस वाले टाइम ड्यूरेशन को यहाँ से हटा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे इससे। अभी मैंने कि आपको केवल केवल क्या समझना है? आपको इन वर्ड्स का मीनिंग समझना है कि लीवर मोटिस क्या होता है, एल्गर मोटिस क्या होता है, राइगर मोटिस क्या होता है। अभी हम इनका टाइम ड्यूरेशन देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप सभी के सामने क्या, लीवर मोटिस को। तो देखिए लीवर मोटिस के अंदर दो चीज देखने को मिलती है। स्किन होती है अपनी, स्किन में एक तो क्या बन जाता है? लिविडिटी। दूसरा क्या बन जाता है? ब्लैंचिंग। अब देखिए लिविडिटी का मतलब क्या होता है? लिविडिटी का मतलब होता है ब्लूइश पर्पलिश स्किन। ब्लूइश पर्पल कलर क्यों होता है स्किन का? ड्यू टू ब्लड कूलिंग एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट।
ब्लेंचिंग में आपको क्या देखने को मिलता है? ब्लेंचिंग और कुछ नहीं है, ब्लेंचिंग के अंदर क्या होता है? व्हाइटिश डिस्कलरेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हाइटिश डिस्कलरेशन हो रहा है। व्हाइटिश डिस्कलरेशन क्यों होता है? आपने देखा होगा, अगर किसी डेड बॉडी को आपने देखा है तो व्हाइटिश के ऐसी ऐसी स्किन जिस पे क्या पड़ रहा हो? प्रेशर पड़ रहा हो, caused by applied pressure। लाइक अपन सपोज डेड बॉडी के अंगूठे को अगर अपन प्रेस करेंगे तो वहाँ की स्किन कैसी हो जाएगी? वाइट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर पड़ा, ब्लड अपना वहाँ से हट गया। ठीक है, तो ये कब होता है? ये अर्ली स्टेज में होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया? फर्स्ट स्टेज बोला गया। तो इसका टाइम ड्यूरेशन अगर एग्जाम में आपको पूछ ले कि भाई लीवर मोटिस का टाइम ड्यूरेशन आप बताइए, तो टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? 30 मिनट टू 4 आवर्स का। नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है? एल्गर मोटिस। एल्गर मोटिस का बाद का ड्यूरेशन, ठीक है, अपन इसको काउंट कर सकते हैं 4 आवर टू 12 आवर्स तक। ठीक है, किसी किसी में यहाँ पे अपन 16 आवर्स भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको टाइमिंग कोई भी नहीं पूछता है, टाइमिंग नहीं पूछता आपको। मैंने नहीं देखा अब तक कोई एमसीक्यू जो आपको टाइमिंग का पूछता है। बस आपको इतना जरूर पता होना चाहिए पहले कौन सा आएगा, बीच में कौन सा आएगा, लास्ट में कौन सा आएगा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप अपना टाइमिंग बता सकते हो। ठीक है, तो एल्गर मोटिस में क्या होता है? देखो, फर्स्ट 12 आवर्स के अंदर क्या होता है? जो टेम्परेचर लॉस होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो टेम्परेचर लॉस होने का क्राइटेरिया क्या है। तो फर्स्ट 12 आवर्स के अंदर 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट की यहाँ पे पर हार से लॉस होता है टेम्परेचर। एंड आफ्टर 12 आवर के बाद में क्या होता है? आफ्टर 12 आवर के बाद में 0.7 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मिनट से क्या होता है? टेम्परेचर लॉस होता है। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, टेम्परेचर लॉस की क्या स्पीड होती है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं राइगर मोटिस। राइगर मोटिस, तो राइगर मोटिस को आपने क्या बताया? स्टिफनेस आ जाना। एल्गस एल्गर के अंदर क्या होता है? चिलनेस या फिर कूलनेस। तो देखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जब बॉडी के अंदर क्या होता है, मसल रिलैक्स कैसे हो पाती है। ठीक है, जब हम अलाइव होते हैं, जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं, तो क्या होती है? मसल रिलीज कैल्शियम टू कॉन्ट्रैक्ट। मसल को क्या रिलीज करता है? कैल्शियम रिलीज करता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो इसके लिए क्या चाहिए? कैल्शियम इज रिमूव्ड फ्रॉम सेल्स। और सेल से किसी चीज को आने के लिए, किसी चीज को जाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे जो डेथ, आफ्टर डेथ किसी प्रकार की एनर्जी नहीं होती है, तो कैल्शियम रिलीज नहीं होगा। कैल्शियम रिलीज नहीं होगा तो मसल्स में क्या देखने को मिलेगा आपको? स्टिफनेस देखने को मिलता है। तो इसका टाइम ड्यूरेशन अपन देख सकते हैं, तो 12 आवर से लेके 36 आवर तक जो है वो इसका टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे कंप्लीट रहता है। इसके बाद में क्या शुरू होता है? मसल्स का यहाँ पे क्या शुरू हो जाता है? ऑटोलाइसिस स्टार्ट। सबसे लास्ट में क्या होता है? ऑटोलाइसिस यहाँ पे प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके बाद जिससे क्या होता है? मसल्स टिश्यू वगैरह जो है वो अंदर के अंदर ही डिजोल्व होना शुरू हो जाते हैं। जो डेड बॉडी रहती है वो वीक हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपको समझाना था मुझे। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? लीवर मोटिस। क्योंकि लीवर में क्या होता है अपना? लीवर मोटिस में क्या होता है? डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। आंसर क्या निकला? लीवर मोटिस। Which of the following lipid abnormalities is a risk factor for the development of atherosclerosis and peripheral vascular disease? Which of the following lipid abnormality, ऐसी कौन सी लिपिड abnormality हो सकती है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जो एक रिस्क है डेवलपमेंट होने का? क्या डेवलपमेंट होने का? एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलपमेंट होने का या फिर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज का डेवलपमेंट होने का? लो concentration of triglyceride, high level of high density lipid cholesterol, high level of low density lipid cholesterol and low level of low density lipid cholesterol। मतलब आपसे सिंपल पूछा गया है कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है या फिर
कौन से कोलेस्ट्रॉल की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो देखो बैड कोलेस्ट्रॉल हम किसको मानते हैं, लो डेंसिटी लिपिड को, इसलिए ये अपना क्या रहेगा करेक्ट आंसर, यही ऑप्शन सी अपना क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या अपना रिस्क फैक्टर माना जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के लिए। क्योंकि जो एचडीएल होता है वो तो क्या लीवर के द्वारा यहाँ पे ब्रेक डाउन हो सकता है, मगर एलडीएल हार्डली ब्रेक डाउन बाय लीवर। अब जब लीवर इसको प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा तो ये क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स में जमा हो जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर यहाँ पे आके जमा हो जाएगा। जमा होने की वजह से ये क्या कोज करा देगा, एथेरोस्क्लेरोसिस कोज करवा देगा या फिर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज कोज करवा सकता है। एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन तो क्या रहता है, बेनिफिशियल रहता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए। अगर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है या फिर इसकी मात्रा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से ज़्यादा होती है, तो ये क्या करता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो घूम रहा होता है उसको भी ये लीवर तक पहुंचाता है और लीवर उसका फिर से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है। इसलिए एचडीएल इज ए गुड कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल इज ए बैड कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, when the nurse mistakenly insert the catheter into client's vagina rather than urinary meatus, what is the best action to take next। मतलब यूरिनरी कैथेटर डाल रहा है तो वहाँ पे यूरिनरी मीटस में डालने के बजाय अगर वो मिस्टेकनली वेजाइना के अंदर डल जाए तो यहाँ पे नर्स का जो है वो बेस्ट एक्शन क्या रहेगा। वाइप द कैथेटर टिप विथ एल्कोहल स्वैब, कि आपको जो कैथेटर का टिप जो इंसर्ट हुआ था उसको एल्कोहल स्वैब से आप वाइप कर लो, रीइंसर्ट कर दो। क्लीन द कैथेटर टिप विथ पॉविडन आयोडीन या बीटाडीन से उसको क्लीन कर लो। डिस्कार्ड द कैथेटर एंड यूज अनदर स्टाइल वन, आप डिस्कार्ड कर दो, दूसरा कैथेटर लाओ जो स्टाइल है। या फिर विड्रॉ द कैथेटर एंड इंसर्ट इन द यूरेथ्रा, या फिर आप विड्रॉ कर लो और यूरेथ्रा के अंदर डाल दो। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ सोचने की नीड है नहीं, क्योंकि देखो कैथेटराइजेशन जो है वो एकदम स्टेराइल प्रोसीजर होता है। यहाँ पे आपको असेप्टिक टेक्निक्स वगैरह को आपको फुल्ली आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना आपको, बस उस कैथेटर को आपको डिस्कार्ड कर दो और दूसरा स्टेराइल जो कैथेटर है वो आप लेके आओ। नहीं तो मदर को क्या हो सकता है, फिर फीमेल को क्या हो सकता है, यूटीआई हो सकता है। यहाँ पे वैसे भी वो प्रोन टू यूटीआई रहते हैं मेल से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे उसका वो एनएस के नियर बाई ज़्यादा रहता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे यूटीआई फीमेल में होने चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और दूसरा उनका यूरेथ्रा की साइज़ भी जो रहती है वो काफ़ी स्मॉल रहती है, जिसकी वजह से मेल के कंपेरिजन में काफ़ी स्मॉल रहती है। अराउंड 4 to 6 सेंटीमीटर का अपन कह सकते हैं, 4 सेंटीमीटर का अपन कह सकते हैं यूरेथ्रा की साइज। तो उसकी वजह से वहाँ पे यूटीआई के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए यूटीआई से प्रिवेंट करना है हमें तो डिस्कार्ड करना है कैथेटर को, और दूसरा जो कैथेटर है वो वहाँ पे लेके आना है, उसका यूज में करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड नॉट बी रेफ्रिजरेटर, कौन सी ऐसी ड्रग है जिसको रेफ्रिजरेटेड नहीं किया जा सकता, शुड नॉट बी रेफ्रिजरेटेड। क्या रहेगा आंसर, ओपन ह्यूमन एंड इंजेक्शन, ह्यूमलिन एंड इंजेक्शन मतलब क्या है इसमें, इंसुलिन। एम्पिसिलिन ओरल सस्पेंशन, इपोटिन एल्फा आईवी, या फिर नाडोलोल। तो देखो इंसुलिन को जो है अपन रूम टेम्परेचर पे या फिर अपन कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं किसके अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो ये तो अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है, एम्पिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो ओरल सस्पेंशन में, मतलब किसमें है ये, लिक्विड सस्पेंशन के अंदर है, तो इसको अपन रेफ्रिजरेटर के अंदर रख सकते हैं इसको 7 days तक। इसके बाद देखिए इपोटिन एल्फा, ठीक है, ये अपन कीमोथेरेपी के अंदर पेशेंट को काम में देते हैं जिसको क्या हो जाए, एनीमिया हो जाए, क्योंकि ये क्या करता है, एरिथ्रोपोइटिन होता है इसके अंदर, ठीक है, एनीमिया से प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो इसको भी अपन रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट कौन सा बचा, नाडोलोल, तो इसको हम जो है अपना क्या, रेफ्रिजरेटर के अंदर अपन इसको नहीं स्टोर करके रख सकते हैं। बस कुछ नहीं, क्यों नहीं है, तो जरा इसका वो रेशनल है नहीं, बस ये बाकी के ऑप्शंस आपको देखने हैं कि हाँ इनको रख सकते हैं, इनको रख सकते हैं, इनको रख सकते हैं, इसको नहीं रख सकते, ठीक है। तो क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि देखो ये क्या करती है,
बेटा ब्लॉकर होती है, किसमें काम आती है? हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में काम में आती है। इसका स्टोरेशन कहाँ रखते हैं? रूम टेम्परेचर जो कितना हो 59 डिग्री फ़ारेनहाइट पे अपन इसको रखते हैं, ठीक है। अवे फ्रॉम हीट, सनलाइट एंड मॉइस्चर, तो इसको अपन रेफ्रिजरेट नहीं करते हैं, इसी टेम्परेचर पे इसको रखना पड़ेगा, नहीं तो अपनी ये पोटेंसी लॉस कर देगा। बस इतना ज़्यादा कोई रेशनल होता नहीं है कि भाई टेम्परेचर में क्यों नहीं रखते, बस मेनली पोटेंसी लॉस हो जाएगी रख के। ओके, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।